नमस्कार दर्शकों, एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सफलता उसी के कदम चूमती है जो अपने काम को बहुत निष्ठा से करे और यही काम आगे बढ़कर उनकी पहचान बन जाती है। आज हमारे इस कार्यक्रम में हम आपका रूबरू कराएंगे हमारे द्वीप समूह के प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट तथा उपराज्यपाल के प्रशस्ति पत्र सम्मानित डॉक्टर श्रीकांत एस, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर कार्डियोलॉजी, एनिम्स जीबी पंत हॉस्पिटल। धन्यवाद। नमस्कार डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में और आपको ढेरों बधाइयाँ आपने जो सम्मान पत्र हासिल किया है उसके लिए। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई, आपका बचपन कहाँ बीता? देखिए, मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि मैं भी इसी द्वीप समूह से ही हूँ। हाँ, कई लोग सोचते हैं कि मुझे बाहर से एज अ पोस्टिंग भेजा गया, नहीं, लेकिन एक्चुअली मेरी जर्नी यहीं से शुरू हुई है। मेरी स्कूलिंग पूरे 12 वर्ष जो है वो केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 KV1, जिसे सेंट्रल स्कूल भी कहा जाता था, वहाँ पे हुई। उसके बाद फिर मैं आगे अपनी हायर ट्रेनिंग के लिए जो MBBS की पढ़ाई के लिए मैं गया। जी हाँ, जैसे आपने कहा हायर एजुकेशन, इसके बारे में हमें संक्षिप्त से बताइए, आपने कौन कौन से हायर एजुकेशन की है? देखिए, सबसे पहले मैं 2004 में MBBS के लिए गया जो जिपमर पौंडीचेरी में था। तो जिपमर पौंडीचेरी एक बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है, इंडिया के टॉप 3 मेडिकल स्कूल में जिसे आज भी गिना जाता है। उस दौरान भी वो काफ़ी फेमस इंस्टीट्यूट था और वहाँ पे मैंने MBBS की अपनी पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करी। उस दौरान मेरी इच्छा थी कि मैं हार्ट रिलेटेड सब्जेक्ट में ही आगे पढ़ाई करूं। उस दौरान मैं चाहता था कि मैं एक कार्डियक सर्जन बनूं। मैं उस दौरान की इंस्पिरेशन कई मेडिकल ड्रामास, और मेरे पेरेंट्स खुद भी डॉक्टर्स थे। अच्छा। तो वो भी चाहते थे कि मैं कार्डियक सर्जन बनूं। तो शुरू से मेरी इच्छा थी, लेकिन उस दौरान ऐसा हुआ कि मेडिकल एडवांसमेंट की वजह से जो कार्डियक सर्जरी का फील्ड है उससे ज़्यादा ऊपर कार्डियोलॉजी की फील्ड आने लगी। अच्छा। तो फिर मेरी इंटरेस्ट जो है सर्जरी से एक मेडिकल फील्ड की तरफ ज़्यादा हो गई। तो उसके ट्रेनिंग के लिए पहले मुझे एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना था, जिसे आज हम पॉपुलरली नीट भी कहते हैं। उस समय ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ करते थे। तो इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करने में, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट एंट्रेंस होता है, कह सकते हैं जैसे इंजीनियरिंग के कंपैरिजन में IIT हुआ, उस हिसाब से जो नीट PG एग्ज़ाम है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो उस एग्ज़ाम को क्लियर करने और जनरल मेडिसिन की ब्रांच लेने में मुझे लगभग 1 साल का समय लगा। वो ट्रेनिंग सीट लेने के बाद फिर मैं अपनी 3 साल की पढ़ाई मैंने जनरल मेडिसिन की। वो एग्ज़ाम भी मैंने जो क्लियर करने के बाद वो ट्रेनिंग भी मैंने जिपमर पौंडीचेरी से ही करी। अच्छा। अब वो उसका सफ़र जो है 2015 में ख़त्म हुआ। उसके बाद फिर और 3 साल की पढ़ाई बची थी, जो कि DM एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। इस बार मैं पूरी तरह पहले से मैंने प्लानिंग कर ली थी कि मुझे ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना है, और मैंने फ़र्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना एंट्रेंस क्लियर किया। उसमें मुझे नेशनल रैंक भी मिला और मैंने इंडिया के जो सबसे बड़े इंस्टीट्यूट है, जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, वहाँ पे मैंने अपना एडमिशन करवाया और मैंने अपनी ट्रेनिंग शुरू करी। तो उसकी पढ़ाई मैंने 2019 में कंप्लीट करी और इस तरह मेरी पूरी 12 से 13 वर्ष की ट्रेनिंग मेडिकल एजुकेशन की जर्नी समाप्त हुई। जी हाँ, जैसे आपने कहा आपको नेशनल रैंक मिला है, तो आपको कितना रैंक मिला था और इसके लिए आपने कैसी पढ़ाई की, कैसी ट्रेनिंग की? देखिए, नेशनल रैंक मुझे ऑल इंडिया रैंक 2 मिला था। वैसे तो मुझे अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान जनरल मेडिसिन जब मैंने किया तब भी मुझे नेशनल रैंक मिला था, मगर इस बार मुझे जो मिला था वो नेशनल रैंक 2 था और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट में आता है। तो उसके लिए पढ़ाई तो देखिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर पाया था, क्योंकि मैंने जस्ट एग्ज़ाम क्लियर किया था अपना मेडिसिन का। लेकिन पहले से मैंने प्लानिंग कर रखी थी, ओरिएंटेशन बना रखी थी कि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है और कार्डियोलॉजी एक बहुत चैलेंजिंग ब्रांच होती है।
तो बहुत ज़्यादा क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा मरीज़ को भी रिस्क होता है और डॉक्टर के लिए भी बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल होता है। जी हाँ। तो बहुत और इसकी पढ़ाई भी बहुत डिफ़िकल्ट होती है। तो इसलिए इसकी अगर पहले से ओरिएंटेशन बना रखे, पहले से ही उस रिलेटेड टॉपिक्स में हम पढ़ें, तो उसका एंट्रेंस क्लियर करना आसान हो जाता है। तो जी। मैंने वैसे ही किया था, प्लानिंग करी थी, उसके बाद ही फिर मैं वो एंट्रेंस को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने क्लियर कर लिया और उसके बाद मैंने फिर अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करी। जी हाँ, आपकी ट्रेनिंग कहाँ से शुरुआत हुई थी? आपकी करियर की शुरुआत कहाँ से हुई? एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद सबसे पहले मैंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली में ही जॉब ज्वाइन करी। जी। तो वहाँ पे फैकल्टी पोजीशन उस समय अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने एडॉक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में ही ज्वाइन किया था। अच्छा। तो वहाँ पे मैंने 6 महीने काम करे। उसके बाद मैंने आरएमएल न्यू दिल्ली इंस्टीट्यूट है, राम मनोहर लोहिया, जी जी। वहाँ के इंटरव्यू में मैं बैठा। फिर वहाँ के जो डायरेक्टर हैं, जो डायरेक्टर ऑफ डीजीएचएस हैं, हेल्थ सर्विसेज, जो नेशनल हेल्थ मिनिस्ट्री जी के हाँ। अभिभावक हैं, उन्होंने मुझे बुलाया, कहा कि अंडमान निकोबार में उनका प्रपोज़ल है हेल्थ सेक्टर का। हमने जी। देखा कि आप अंडमान को बिलोंग करते हैं, तो आप क्यों ना अंडमान जाएं और हार्ट रिलेटेड प्रोसीजर्स को स्टार्ट करें, हम सपोर्ट करेंगे। जी। तब मैंने सोचा, वैसे तो मैं काफ़ी टाइम से मैं यहाँ रहा नहीं था, लगभग कह सकते हैं 15 साल हो चुके थे, क्योंकि मैं मेरा कोर्स काफ़ी बड़ा था, तो मैं यहाँ घर पे आना जाना भी मेरा काफ़ी कम रहता था। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे हार्ट रिलेटेड ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, तो इतना बड़ा कदम उठाना सही रहेगा कि नहीं। उस समय मुझे थोड़ा डाउट भी था, जी हाँ। तो इसलिए फिर मैंने सोचा, लेकिन फिर मैंने चाहा कि मेरे पेरेंट्स भी यहाँ पे हैं, तो फिर मैं वापस अपने घर आया और मैंने यहाँ पे एनिम्स जो कॉलेज 2015 में जिसकी शुरुआत हुई थी, वहाँ पे मैंने क्योंकि कार्डियोलॉजिस्ट की कोई वैसे तो फॉर्मल पोस्ट नहीं थी, तो मैंने मेडिसिन के डिपार्टमेंट में एज असिस्टेंट प्रोफेसर मैंने ज्वाइन किया। जी। और उसके साथ ही मेरी यहाँ की जर्नी शुरू हुई। तो जब मैंने ज्वाइन किया उसके 1 माह के उपरांत ही जो कोरोना वायरस है, कोविड का एपिडेमिक आ गया, जिसके वजह से इनिशियल काफ़ी प्रॉब्लम्स आए। काफ़ी लोगों को कंप्लीट जो नेशनल लॉकडाउन हुआ, तो उस वजह से जो हार्ट रिलेटेड समस्याएं थे, तब मैंने देखा कि क्योंकि यहाँ पे कोई कैथ लैब या कोई और फैसिलिटी नहीं थी, तो काफ़ी मरीज़ों को प्रॉब्लम होती थी और उस समय फ़्लाइट्स भी बंद थी। तो उस समय मैंने फिर ये जाना कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ट डिज़ीज़ की प्रॉब्लम है, कम जी हाँ। पॉपुलेशन होते हुए भी, और मरीज़ों का इलाज करना भी काफ़ी मुश्किल है। जी हाँ। तो उस समय ही मैंने सोच लिया था कि यहाँ पे जो पूरा हार्ट का सेटअप है उसको शुरू करना है, जैसे ही मुझे अगर मौका प्रदान किया जाए। जी हाँ। डॉक्टर, क्या कोरोना का हार्ट से कोई लिंक है? देखिए, अभी कोरोना हुए लगभग 3 से 4 साल जी हो हाँ। चुके हैं। कई लोगों का ये कहना है, जैसे कोरोना में काफ़ी देखा गया है कि कोरोना होने के बाद मरीज़ों को सांस फूलता है, जो जी रिकवर हाँ। भी कर गए उन्हें स्ट्रोक के एपिसोड्स हुए, हार्ट अटैक के एपिसोड्स भी हुए। कुछ स्टडीज़ भी की गई है जिन्होंने प्रूव किया है कि कोरोना के बाद जो एम्बोलिक फिनोमिना होता है, जो क्लॉट्स बनते हैं, उसके वजह से हार्ट अटैक, स्ट्रोक, बाकी पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़, ये सब में थोड़ी सी वृद्धि तो आई है। अच्छा। लेकिन पूरी तरह से कहना कि कोरोना के वजह से ही हार्ट अटैक हो रहा है या जी। स्ट्रोक हो रहा है, वो पूरी तरह सही नहीं होगा। और एक और बात मैं ये कहना दर्शकों को भी चाहूँगा कि कई लोग कहते हैं कि कोरोना वैक्सीन के वजह से वैक्सीन लेने के बाद हार्ट अटैक आ गया। अच्छा। देखिए, वो पूरी तरह से सही नहीं है। काफ़ी सारे अब तो काफ़ी ज़्यादा स्टडीज़ आ गई हैं, डेटा भी आ गया है, उसमें ये अभी तक प्रूव नहीं हो पाया है कि वैक्सीन लेने की वजह से नुकसान है और वैक्सीन नहीं लेना चाहिए। जी हाँ। अभी भी हार्ट डिजीज़ वाले पेशेंट स्पेशली, और जो बुज़ुर्ग हैं, उनमें ज़्यादा रिस्क होता है कोरोना का। उन जी। मरीज़ों को उल्टा प्रॉपर जो वैक्सीन का रिकमेंडेशन है वो वैक्सीन लेना चाहिए, जहाँ पे भी हाई रिस्क एरिया है और अभी भी केसेस हो रहे हैं, जी और हाँ। जहाँ जी पे हाँ। भी लोग अगर ट्रैवल कर रहे हैं, तो जैसे एज़ पर WHO और भारत की ट्रैवल गाइडलाइंस है, उसको फॉलो करते हुए लेना चाहिए। और एट प्रेजेंट तो कोई भी इंडिकेशन नहीं है कि उससे
हार्ट डिजीज़ या कोई भी स्ट्रोक वो बढ़ता है। अच्छा, तो ऐसे मिथ्स को मानना नहीं चाहिए। जी, अभी तक तो हमारे पास कोई डेटा अच्छा जी, जैसे हर कोई करियर, हर कोई जॉब में इनिशियल स्टेज में कोई ना कोई चैलेंजेस फेस करनी होती है। ऐसे आपको कौन से आपके करियर में इनिशियली चैलेंजेस फेस करने पड़े? जी, चैलेंजेस तो देखिए बहुत सारी थी। सबसे पहले जैसे मैंने बताया, जब मैंने यहाँ जर्नी शुरू करी अंडमान में, जी तो मैं काफ़ी साल बाद आया था, तो मैं भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को जानता नहीं था। ऑल्दो मैंने स्कूलिंग यहीं से करी है, लेकिन मैंने एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल से करी है, तो मेरे भी ज़्यादा कोई जानकार नहीं थे, फ्रेंड्स नहीं थे, और उस समय कोरोना का समय था। जी। प्रोफेशनल फ्रंट में उस समय में ऑलमोस्ट लॉकडाउन था, तो मरीज़ों का इलाज करने में काफ़ी परेशानी होती थी। जी। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन का, जैसे ही कोरोना का फर्स्ट वेव ख़त्म हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट बहुत ही ज़बरदस्त रहा। जो हमारे उस समय के मुख्य सचिव थे, जो जी हमारे डायरेक्टर सर थे, उन्होंने पर्सनली बुला के मीटिंग करी और उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल से हार्ट का जो कैथ लैब है और वो फैसिलिटी का जो वो सेटअप है, वो कोशिश किया जा रहा है, और जी इसको हाँ। हम दोबारा से अब शुरू करना चाहते हैं। और हमने गवर्नमेंट प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए टेंडरिंग प्रोसेस और वो सारी चीज़ों को शुरुआत करी। शुरू में उसमें भी चैलेंजेस आए, मगर होते होते सेकेंड टाइम में हमें सक्सेस मिल गया, और जी। हम फॉलोइंग ऑल द फॉर्मेलिटीज़ हम कैथ लैब का प्रोसेस जो है कंस्ट्रक्शन का स्टार्ट कर सके। जी हाँ। उस दौरान फिर मैं प्रोफेशनली, क्योंकि हार्ट का जो प्रोसीजर्स होते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, जी। जिसमें हाई लेवल का स्किल लगता है, तो लगभग 1 वर्ष का समय हो चुका था कि क्योंकि मैं यहाँ पे वर्क कर रहा था और कोरोना चल रहा था, जी तो हाँ। मैंने प्रोसीजर्स नहीं किए थे। तो उस दौरान फिर मैंने वापस दिल्ली एनसीआर में मैं गया 4 महीने के लिए। मैंने वहाँ पे एक गवर्नमेंट सेटअप में जॉब किया, अच्छा। ताकि मैं प्रोसीजरली वापस अपने को वो कर सकूं, और जब तक यहाँ पे बाकी सपोर्ट स्टाफ का रिक्रूटमेंट हुआ, और वो सपोर्ट स्टाफ के रिक्रूटमेंट होने के साथ साथ कैथ लैब का फॉर्मल इनाग्रेशन होम मिनिस्ट्री के जी अमित शाह जी के द्वारा हुआ। जी हाँ। उस समय के बाद फिर बाकी जो सामान होते हैं, जो गाइड कैथेटर्स, वायर्स और स्टैंड्स, वो सब का प्रोसीजर फॉलो करते हुए उनका टेंडरिंग प्रोसेस हुआ। तो इसमें लगभग 6 महीने का समय लग गया। वो होते ही फिर हम फाइनली फॉर्मली 2022 में कैथ लैब का फंक्शनिंग स्टार्ट कर पाए। वो मई महीने में शुरू हुआ। उसके बाद से हमारी जर्नी अब तक तो स्मूथ रही है। उसके बाद हमने लोगों का प्रोफेशनल तरीके से इलाज, जो पूरा इलाज होता है, लगभग 90% जो हार्ट के मरीज़ हैं उनका इलाज हम यहीं कर पाते हैं। जो 10% मरीज़ होते हैं जिन्हें एंजियोग्राफी के बाद अगर ब्लॉकेजेस ज़्यादा होते हैं या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है केस, तो उन्हें मुख्य भूमि में हम हायर सेंटर्स में रेफ़र करते हैं। उसके वो क्योंकि यहाँ पे अभी एट प्रेजेंट कार्डियक सर्जरी की फैसिलिटी नहीं है। जी हाँ। तो उसके अलावा हमने पिछले लगभग 1.5 साल अब हो चुके हैं, तो 1.5 साल में हमने 600 से ज़्यादा मरीज़ों का इलाज किया है, जिसमें लगभग ऑलमोस्ट 200 एंजियोप्लास्टी और 60 से 70 पेसमेकर भी हमने किए हैं। अच्छा। तो और सक्सेस रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा रहा है। अच्छा रहा है। इनिशियल एक और चैलेंज हमने ये फेस किया था, क्योंकि यहाँ पे पहले इलाज मरीज़ों का बिल्कुल भी नहीं हो पाता था, तो पब्लिक का एक्सेप्टेंस पाने के लिए भी थोड़ा सा टाइम लगा। पहले कुछ महीनों में लोग स्केप्टिकल थे कि यहाँ पे इलाज कराए, नया सेटअप है, लेकिन फिर बाद में मरीज़ों को समझ आया कि हम सही से मरीज़ों का ख्याल रख रहे हैं, यहाँ पे प्रोसीजर्स फॉलो कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे एट प्रेजेंट हम कंपेयर करें तो मरीज़ों की संख्या और प्रोसीजरल रेट जो है काफ़ी बढ़ चुकी है और अच्छा इलाज हो रहा है। अच्छा, तो इनिशियली आपके चैलेंजेस से लेकर हाल ही में आपको उपराज्यपाल के प्रशंसी पत्र सम्मानित किया गया था, इसके बारे में हमें बताइए, आपको कैसा फील हो रहा है? देखिए, इट वाज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट, क्योंकि अगर कहा जाए तो किसी के भी करियर में, एक प्रोफेशनल करियर में एक गवर्नर से अवार्ड लेना एक बहुत ही ज़्यादा प्राउड मोमेंट होता है, जो कि इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी फीट। तो आई एम वेरी थैंकफुल। एक तो मैं गवर्नर जी, मुख्य सचिव और हमारे डायरेक्टर मैम जिन्होंने मुझे नॉमिनेट किया था, उन सबको जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ पे काम कर सकूँ, लोगों की सेवा कर सकूँ।
तो मुझे वो चांस मिला और मैं कर पाया। उसके बाद उस चीज़ को उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया एंड दे फेल्ट कि हाँ हमें ऐसे अवार्ड देना चाहिए। तो उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल है और बहुत ही प्राउड लगा, अच्छा लगा। जी, आपके अचीवमेंट्स के बारे में बताइए डॉक्टर, जिसके वजह से आपको उपराज्यपाल प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। देखिए अचीवमेंट्स के बारे में तो ऐसे मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए कि ये जो हार्ट की फैसिलिटी होती है ये एक बहुत चैलेंजिंग चीज़ जी होती हाँ। है, क्योंकि हमारे द्वीप समूह में हार्ट डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा है। तो कई बार मरीज़ों को बहुत कष्ट उठाना पड़ता था। महीने में लगभग 30 से 40 मरीज़ को रेफ़र किया जाता था। जी, जी। कई बार मरीज़ों की जान भी चली जाती थी, क्योंकि हार्ट के मरीज़ काफ़ी क्रिटिकल रहते हैं। कई बार वो फ़्लाइट में भी ट्रैवल नहीं कर पाते, जी हाँ। उनकी हेल्थ कंडीशन उतनी अच्छी नहीं होती और हर इंसान एयर एम्बुलेंस अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इस सब के चलते यहाँ पे हार्ट की फैसिलिटी को डेवलप करने का प्रपोज़ल लगभग 2014-15 में ही शुरू किया गया था। अच्छा। और उसको करते हुए काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि बाहर से भी डॉक्टर्स यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे किसी डॉक्टर ने पहले हार्ट की ट्रेनिंग करी नहीं थी, जी। और बाहर से एक्सपर्ट को लाना, क्योंकि ये एक बहुत ही कमर्शियल ब्रांच है अगर देखा जाए, जिसमें काफ़ी ज़्यादा कमर्शियल डीलिंग भी होती है, प्राइवेट प्रैक्टिस भी है। तो इसलिए वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो वो सेटअप जब यहाँ पे हम कर पाए तो उससे मरीज़ों को काफ़ी फ़ायदा हुआ। जो महीने में 30 से 40 मरीज़ रेफ़र होते थे मुख्य भूमि के लिए, उसमें ऑलमोस्ट 90% हम कह सकते हैं उसमें कमी आ गई। अच्छा। और मरीज़ों के जो जान भी चली जाती थी कई बार, वो भी काफ़ी हद तक कम हो गई, और मरीज़ों को कंफर्ट जो है वो भी काफ़ी मिलने लगा। और जी, कई बार जो ओपीडी कंसल्ट्स होते हैं उसमें भी, और बाकी डिपार्टमेंट्स में, जैसे कई मरीज़ों को बाकी प्रोसीजर्स कराना होता है जिसमें कार्डियक स्टेबलाइजेशन या जी। कार्डियक क्लियरेंस की ज़रूरत होती है, वो सपोर्ट भी हम दे पाने लगे। तो इन सब चीज़ों की वजह से ओवरऑल हेल्थ केयर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया। वैसे तो 4 साल में हम पूरी तरह अभी उसे आँक नहीं सकते, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में हम देखें, अगर ऐसे ये फैसिलिटी वर्क करती रहे तो ये काफ़ी हद तक ग्रो करेंगी, और इससे काफ़ी मरीज़ों को भी फ़ायदा होगा फ़ायदा और होगा। ओवरऑल हॉस्पिटल का भी डेवलपमेंट होगा। जी, जैसे आपने कहा बहुत सारी चैलेंजेस थी और अभी बहुत अभिवृद्धि भी है, तो इस सारी चीज़ों में आपने अपने आप को मोटिवेट कैसे रखा? देखिए मोटिवेट मैंने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मोटिवेशन के लिए जो मेरे सपोर्ट थे, मेरे पेरेंट्स थे, मेरी जी। वाइफ थी, मेरे फ्रेंड्स थे और मेरे कोलीग्स थे। मोटिवेशन के लिए क्योंकि हेल्थ और मेडिकल फील्ड एक चैलेंजिंग ब्रांच होता है, जी तो हाँ। वहाँ पे हम एक दूसरे कोलीग्स को देखते हैं, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं। मैंने काफ़ी सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज और ट्रेनिंग भी अब्रॉड फेलोशिप्स के लिए वो की है, तो जी, जी। जिसके वजह से हम खाली नेशनल लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी डेटा पब्लिश करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस जी हाँ। ऑनलाइन वेबिनार्स करते हैं। तो जो केसेस होते हैं एक दूसरे से लर्निंग होती है, तो एक CME जिसे हम कहते हैं कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन, उसके द्वारा हम लाइव केसेस देखते हैं, लाइव केसेस करते हैं। अच्छा। तो जैसे मैंने ट्रेनिंग सबसे बड़े इंस्टीट्यूट से करी थी, तो वो कल्चर ऑलरेडी पहले से ही डेवलप था। अच्छा। तो सेम चीज़ को फॉलो करते हुए मैंने हमेशा से लाइफ में यही सोचा है कि एक एक्सेलेंस स्टैंडर्ड मेंटेन करे रखें, जी हाँ। और देयर इज़ ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। जी, मतलब जी। ऐसा नहीं है कि हमने बड़े जगह से ट्रेनिंग कर ली अब लर्निंग ख़त्म हो गई। हुँ। डॉक्टर की लर्निंग देखिए जब तक रिटायर नहीं होते जी हाँ। तब तक होती ही होती रहती है, रहती है। और कुछ हद तक हम अपने पेशेंट से भी लर्न करते हैं। अच्छा। कई बार केसेस ऐसे होते हैं जो हमें लगता है नहीं नॉर्मल है, लेकिन बाद में हमें पता लगता है कि नहीं, मरीज़ को तकलीफ़ जो कह रहा था वो बीमारी ही थी। तो ऐसे करके जैसे जैसे एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस टीचेस अस मेनी थिंग। जी तो हाँ। इसके द्वारा ही हम अपने मोटिवेशन को बनाए लगते हैं। कई बार हम, जैसे मैंने बताया, चैलेंजेस फेस करते हैं, जी हाँ। लेकिन जैसे जो चीज़ में आप व्हाट यू लव टू डू यू विल बी एबल टू ओवरकम ऑल द चैलेंजेस। जैसे जी। स्टीव जॉब ने कहा था, जो जी हाँ। एप्पल के फाउंडर थे। जी, तो मुझे जी। मेडिसिन पहले से बहुत पसंद थी। मैं अगर मुझे चॉइस दिया जाए कि अगर आपको अपना कैरियर डिसीजन क्या लेना है, अगर आपको वापस जाने का मौका मिले, तब भी मैं ये सेम फील्ड चूज़ करूँगा। जी। सेम ब्रांचेस, सेम मेडिसिन, सेम कार्डियोलॉजी। तो नो रिग्रेट्स।
तो ऐसे ही मैं अपने को मोटिवेट करता हूँ। जी, जो स्टूडेंट्स है जो अपकमिंग कार्डियोलॉजी करना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए आजकल के अगर सिचुएशन देखें तो धीरे धीरे स्टूडेंट्स कम होते जा रहे हैं कार्डियोलॉजी, अगर नेशनल एंट्रेंस के डेटा को देखें, क्योंकि ये एक बहुत डिफ़िकल्ट ब्रांच होता है जी, जिसमें कई बार बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है सिचुएशन, बहुत ज़्यादा वर्किंग आवर्स हो जाते हैं, हेल्थ इश्यूज़ भी आते हैं, फैमिली लाइफ की भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उसके वजह से आजकल देखा गया है कि कई लोग इस ब्रांचेस को अवॉइड भी कर रहे हैं। अच्छा, तो मैं तो फर्स्ट ये एडवाइस ये करूँगा कि ये एक बहुत ही वन ऑफ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं, लेकिन ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक है, लर्निंग कर्व बहुत ज़्यादा है। तो कई स्टूडेंट्स जो इसे ऑप्ट करते हैं उन्हें अवेयर होना चाहिए कि जो रास्ता शुरुआत में तो काफ़ी मुश्किल रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे जब आप एक्सपीरियंस गेन करोगे, लर्निंग हो जाएगी, तो फिर साइड बाय साइड आसान लगने लगेगी। जी मगर हाँ, ओवरऑल तो जर्नी जो है डिफ़िकल्ट ही रहेगी और जी। बिज़ी रहेगी। जी, तो उन्हें कंसिस्टेंट रहना चाहिए। जी। जी, तो डॉक्टर अगला सवाल ये रहेगा, कई बार ऐसा होता है कि कार्डियक अरेस्ट हो जाता है किसी पेशेंट को और मेडिकल इमरजेंसी नहीं अवेलेबल रहती है, तो ऐसे टाइम में उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए पहले तो मैं दर्शकों को भी, ये कई लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक जो है, नाड़ी में जब ब्लॉकेजेस आते थे उसकी वजह से मरीज़ को दर्द होता है, तो उसको हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन टेक्निकल टर्म में बोलते हैं, या हार्ट अटैक एक जनरल टर्म में बोलते जी, हैं। जी, मरीज़ को तेज़ दर्द होता है, पसीना आता है, घबराहट होती है, हम्म, और वो कई बार बहुत सिवियर हो जाती है, तो मरीज़ बेहोश हो जाता है और अच्छा, दिल बंद भी हो सकता है। जी, जी, उसे हम कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। जी, लेकिन कार्डियक अरेस्ट के कुछ और कारण भी होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि नाड़ी की ब्लॉकेज के वजह से हो, कई इलेक्ट्रिकल कारण होते हैं, कई बार लोगों के वॉल में ब्लॉकेजेस होते हैं, या पॉइजनिंग हो सकती है, या अच्छा, ब्लीडिंग हो जाए बॉडी के अंदर, उससे भी बॉडी में फ्लूइड कम होके दिल बंद हो सकता है, या इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए, उससे भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। अच्छा, तो ये दोनों टर्म्स जो है अलग अलग हैं। तो जैसा आपने क्वेश्चन पूछा जी कि हाँ, कार्डियक अरेस्ट हो जाए और आसपास जी इलाज हाँ, पॉसिबल नहीं है, तो मैं यही कहना चाहूँगा, आज के टाइम पे लोगों को यही एडवाइस किया जाता है कि सबसे पहले अगर देखे लोग को, तो कॉल फॉर हेल्प, मतलब जी, आसपास के किसी भी लोग हैं, अकेले हेल्प करने के बजाय किसी साथी को बुलाएं, कॉल जी, फॉर हेल्प, और उन्हें बताएं कि ऐसे पेशेंट है, और जल्दी से जल्द एम्बुलेंस को बुलाएं। और उसके बाद मरीज़ को ये करना है, मरीज़ को जो भी आप देख रहे हैं जी, तो जाके देखना है वो होश में है, उनकी पल्स मौजूद है कि नहीं। हम्म, एक लेमैन को हम आज कहते हैं कि जो जनरल पब्लिक है, कि उन्हें सीपीआर, जो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन है, वो आना चाहिए, आना चाहिए, जो बेसिक लाइफ बीएलएस प्रोटोकॉल होता है, जी, बेसिक लाइफ सपोर्ट। तो अगर वो सीपीआर की थोड़ी बहुत भी ट्रेनिंग हो जाए, मरीज़ को माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन और चेस्ट में जो हम पंपिंग करते हैं, वो जब तक एम्बुलेंस का सपोर्ट आए, स्पेशली जब मरीज़ अनकॉन्शियस है और सांस नहीं ले रहा, जिसकी नाड़ी में पल्स नहीं है, जी हाँ, तो इस काफ़ी हद तक 60 से 70% प्रतिशत केस में हम मरीज़ की जान को बचा सकते हैं, अगर वो रिवर्सिबल रहे। अच्छा, तो ये एक मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि हर इंसान को थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कॉमन सिचुएशन में सीपीआर कैसे करें, लोग अनकॉन्शियस पड़ा है तो कैसे हेल्प करें। जी हाँ, और आज के टाइम पे जैसे बाहर हम मूवीज़ में भी देखते हैं, मेडिकल इमरजेंसीज के 911 है, आज हमारे यहाँ भी 112 इमरजेंसी हमारे दीप समूह में भी जी हाँ, इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस अवेलेबल है। जी तो हाँ, इमीडिएटली हम कॉल करेंगे। इवन कई बार पुलिस सर्विस, इवन फायर ब्रिगेड सर्विस भी हमें, जब नेचुरल कैलामिटीज़ होते हैं तो हमारी हेल्प करते हैं, तो वो इमीडिएटली आ जाते हैं। तो जी तब हाँ, तक हमें मरीज़ को, अगर अनकॉन्शियस है तो किसी तरह, अगर वो कोल्ड हैं तो उनका टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश करें, जी, 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 सीपीआर करें, और किसी तरह उन्हें से हमें कॉन्शियस में रख, हम्म, जी, जी, जी। तो अगला प्रश्न ये होगा कि अगर हमने बात की कि अगर किसी को ऐसे स्ट्रोक होता है, तो अगर हार्ट अटैक होता है, तो इसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं आप? जनता को क्या कहना चाहेंगे कि हृदय रोग से प्रिवेंशन का क्या मार्ग होगा?
100% प्रिवेंशन का तो कोई रास्ता नहीं है कोई जी, भी जी, बीमारी का, लेकिन अगर मरीज़ की पहले से फैमिली हिस्ट्री है, उनके माँ बाप को हृदय रोग रहा है यंग एज में और उन्हें रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, जी, मोटापा, ये सारी चीज़ें, स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल, तो ये सारी चीज़ें तो मरीज़ को थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। जी, उसे अपने खान पान और सारी चीज़ों को कंट्रोल में रखना पड़ेगा, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। अगर ब्लड शुगर की दवाइयाँ लेते हैं तो टाइम टू टाइम जांच करानी पड़ेगी ताकि शुगर लेवल कंट्रोल में रहे, और टाइम टू टाइम डॉक्टर से भी कंसल्टेशन करते रहना होगा और अपनी दवाइयाँ टाइम पे रहे, और थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा फिज़िकल एक्टिविटी के लिए, और एक कंप्लीट रेस्ट जो एटलीस्ट 6 से 7 घंटे स्लीप जो है बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम पे जो स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल रहता है लोगों का, उसके वजह से कई लोग सो नहीं पाते, फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर पाते। वो एक मुख्य कारण बन गया है कि जिससे रक्तचाप बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर होता है और उससे लॉन्ग टर्म में फिर हार्ट डिजीज़ होती है। फिर फाइनली मैं ये कहना चाहूँगा खान पान और रहन सहन। तो खान पान अगेन फिर आज के लाइफस्टाइल में फ़ास्ट फूड का कल्चर बहुत फैल चुका है, तो वो ज़्यादातर फास्ट फूड जो है हेल्दी प्रैक्टिसेस से नहीं बनाए जाते, हेल्दी नहीं होते, हाई कोलेस्ट्रॉल कंटेंट, ट्रांस फैटी एसिड, कई बार उसमें ऑयल का रीयूज़ होता है, स्पेशली रोड साइड फूड या स्ट्रीट फूड में, तो ये सारी चीज़ें हेल्दी नहीं होती। तो इन चीज़ों को ओकेशनली ले लें तो चल जाता है, मगर अगर वीकली बेसिस या डेली बेसिस में लेने लगे तो डेफिनेटली हार्ट डिजीज़ का चांस काफ़ी बढ़ जाता है। हाँ। और लास्ट चीज़ है एडिक्शन, जो नशीली पदार्थों का सेवन है, स्मोकिंग हो गया, इवन अल्कोहल हो गया, और जैसे टोबैको च्यूइंग हो गया, पान सबका सेवन, इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। देखिए वो अगर इन सारी चीज़ों का सही से पालन करे तो ऑलमोस्ट 90 to 95% में देखा जाता है कि हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। जी। तो डॉक्टर, जो दर्शक अभी हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मेरा यही मैसेज रहेगा, बिकॉज़ मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि लोग अपना ख्याल रखें, अपने दिल का ख्याल रखें। दिल का ख्याल रखने के लिए जैसे मैंने एडवाइस दी, अपना खान पान, जीवन शैली, इन सब का ध्यान रखें, और जो भी बीमारी उसका इलाज सही से करवाएं। अगर उनको कोई रिस्क फैक्टर्स है तो उन सब चीज़ों का कंट्रोल सही से रखें, तो उससे क्या होगा कि लॉन्ग टर्म में फ्यूचर में हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस कम होंगे। मुझे ये खुशी होगी कि कम से कम लोगों को, स्पेशली यंग एज में आजकल जैसे हार्ट डिजीज़ बढ़ते जा रही है, हाँ, उसका जो इंसिडेंस है वो कम हो, जो कि अनफॉर्चुनेटली धीरे धीरे भारत में और हमारे द्वीप समूह में भी बढ़ता जा रहा है। तो ये एक एपिडेमिक प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है, तो इसमें कमी आई तो इससे ज़्यादा। तो मैंने यंग डॉक्टर्स को भी यही एडवाइस करूँगा, जो हमारे द्वीप समूह में कॉलेजेस हैं, वहाँ पे बच्चे ट्रेन कर रहे हैं, मैं यही चाहूँगा कि हमारे यहाँ से और भी लोग मेडिसिन में ट्रेन करें और आगे की पढ़ाई करें। कुछ लोग और भी चाहें कि कार्डियोलॉजी फील्ड ऑप्ट करें और यहाँ पर आके हमारे द्वीप समूह में लोगों को सर्व करें, क्योंकि ये एक बहुत ही क्रिटिकल ब्रांच है, और जितने डॉक्टर्स होंगे उतना हेल्थ केयर बेटर होगा। और कार्डियोलॉजी ही नहीं, बाकी फील्ड्स में भी, बाकी मेडिकल ब्रांचेस में भी मैं यही कहूँगा कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो ट्रेनिंग के बाद आए, एटलीस्ट पूरी तरह भी नहीं, कुछ टाइम के लिए एटलीस्ट सर्व करें, ताकि एक बेस बने, सेटअप हो, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव और इंफ्रास्ट्रक्चरल सेटअप भी ज़रूरी होता है। वो एक बार हो जाए तो फिर आगे कंटिन्यू और काम करना आसान रहता है। जी हाँ। तो ये मैं एक वो जी डॉक्टर श्रीकांत, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और अपने अनुभव हमसे शेयर किए। हमारी पूरे दूरदर्शन की टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, एक मुलाकात कार्यक्रम में आज बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर मिलते हैं। नमस्कार।